हजारों अमेरिकी सैनिक घायल, कई मारे गए, एयरबेस तबाह हो गए, एयर डिफेंस तबाह हो गया, अरबों का नुकसान हो गया, दुनिया में बेइज्जती, नाटो ने भी संबंध खराब कर लिए, दुनिया के देशों से भी संबंध खराब हो गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान पर कब्जा करने का प्लान भी फेल हो गया। दोस्तों, इस जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। ट्रंप जिस जंग को 2 हफ्तों में खत्म करने की बात करते रहे, वो जंग 1 महीने से ज्यादा चली, जिसने अमेरिका को 5 नुकसान पहुंचाए हैं। वो नुकसान जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को सालों लगने वाले हैं। अमेरिका को बहुत नुकसान हुए हैं और सबसे पहला नुकसान है अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकी बेसिस और अमेरिकी एयरक्राफ्ट का नुकसान। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों में $800 मिलियन का नुकसान हुआ है। कम से कम 17 यूएस साइट्स इंस्टॉलेशंस ईरान के अटैक से डैमेज हुए हैं, जिसमें 11 इंपॉर्टेंट अमेरिकी मिलिट्री बेस शामिल हैं। कई बेसिस पर बार बार अटैक हुआ। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, अटैक हुआ। कतर का अल उदेद एयरबेस, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां पर अवैक्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डैमेज हुए। 10 से 29 सैनिक घायल हुए। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स नेवल बेस, यूएई में अल दफरा और अल सदर बेस, जॉर्डन और इराक में इरबिल, जहां पर कई साइट्स और थार्ड रडार सहित कई चीजें डैमेज हुई। सैटेलाइट टर्मिनल, रडार सिस्टम, ANTPY, पैट्रियोट, ये सब डैमेज हुए। और ये केवल बेस की बात है। इसके अलावा ईरान के अटैक में F-15E स्ट्राइक ईगल अमेरिका का तबाह हुआ और इसकी कीमत 750 से 915 करोड़ है। F-35 तबाह हुआ, जिसकी कीमत 650 से 910 करोड़ है और दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। A-10 थंडरबोल्ट, जिसकी कीमत 150 से 210 करोड़ है। E-3 अवॉक्स, जिसकी कीमत 2200 से 2500 करोड़ है। MQ-9 रीपर के 17 से भी ज्यादा ड्रोन और इनकी कीमत 4250 से 5000 करोड़ है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट का डैमेज है, तबाही है, जिससे अमेरिका को बिलियंस का नुकसान हुआ है। 15 सैनिक अमेरिका के ऑन पेपर मारे गए हैं और आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। और तो और दोस्तों, पेंटागन के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अमेरिका को रोजाना करीब 15,666 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े और इस युद्ध में अमेरिका के 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। ये केवल अमेरिका का डेटा है। ईरान की ओर से डाटा जो दिया गया है वो भी देखिए। ईरानी मीडिया ने खबर छापी कि पिछले 24 घंटों में ईरान के जवाबी हमलों में 220 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए। दूसरी खबर आई कि युद्ध के पहले हफ्ते में अमेरिका को 3200 से भी ज्यादा हताहतों और भारी मात्रा में उपकरणों का नुकसान हुआ। ईरान की ओर से स्टेटमेंट दिया गया कि अमेरिकी सेना की मेजबानी करने वाला कोई भी अड्डा निशाना होगा। खतरा चाहे जहां से भी होगा, हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा युद्ध में अमेरिकी और इजरायली सेनाओं को हुए नुकसान के भयावह आंकड़े भी साझा किए गए। उन्होंने अमेरिकी कर्मियों के बीच भारी हताहतों की खबरों की पुष्टि करते हुए अनुमान लगाया कि 600 से 800 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और लगभग 5000 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा एक खबर और है कि पेंटागन ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी डैमेज की आंकड़े संख्या छिपा रहा है। तो इन सब का जो टोटल किया जाए तो अमेरिका को इस जंग में नुकसान कितना हुआ है वो कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। केवल इतना नुकसान अमेरिका का हुआ है और स्पेंड भी इससे कई ज्यादा हुआ है जो इस हमले में ईरान के खिलाफ उसने यूज किया है। दूसरी जो सबसे बड़ी चोट अमेरिका को लगी है ईरान से, वो है दुनिया से नाटो से टूटा रिश्ता। इस युद्ध में दोस्तों हर एक देश, एवरी सिंगल कंट्री वाज अगेंस्ट ट्रम्प, इनफैक्ट नाटो ऑल्सो। ईरान जंग में अमेरिका की भयंकर फजीहत हुई और अब जितने भी सहयोगी देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं वो सब भी एक एक करके ट्रम्प से अलग हो रहे हैं। इसलिए ट्रंप नाटो से अलग होंगे। ट्रंप ने कहा है कि जब हमें नाटो की जरूरत थी तब वो मौजूद नहीं थे और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत होगी तो वो मौजूद नहीं होंगे। ग्रीनलैंड को याद रखो, बर्फ का वो बड़ा अव्यवस्थित टुकड़ा। आपको पता है, एक छोटे से भी देश ने ट्रंप की मदद नहीं करी। खबर यह भी है कि इसके बाद अमेरिका, स्पेन, जर्मनी में मिलिट्री बेस बंद करने वाला है, क्योंकि इन देशों ने भी ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं करी बल्कि अमेरिका को लताड़ा है। यहां तक कि दोस्तों ट्रंप कुछ नाटो देशों को पनिश करने की योजना भी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को उन देशों से वापस भी बुलाया जाएगा जिन्हें वो ईरान युद्ध में सहयोगी नहीं मानते हैं। और इस प्रस्ताव में अमेरिकी सैनिकों को उन देशों से हटाकर उन देशों में भेजा जाएगा जो ईरान युद्ध में ज्यादा फ्रेंडली रहे, जैसे कि मिडिल ईस्ट। दूसरी ये योजना अभी प्रारंभिक चरण में है और व्हाइट हाउस नाटो को दंडित करने के लिए कई सारी प्लानिंग पर काम कर रहा है। तीसरा कि वर्तमान में, यानी कि इस वक्त प्रेजेंट में, अमेरिका के लगभग 84,000 सैनिक पूरे यूरोप में हैं, जिसे वो अब हटाना चाह रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और ग्रीस जैसे देशों को इससे लाभ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें इनका सहयोगी माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि इन देशों ने भी अमेरिका का साथ इस युद्ध में नहीं दिया और इसका मतलब यही है कि अमेरिका नाटो संबंध बिगड़ रहे हैं।
नाटो में कुल 32 देश हैं, जिसमें यूरोप के 30 देश हैं। इसके अलावा कनाडा और एक खुद अमेरिका है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इन्होंने मिलकर नाटो को बनाया था और लगभग सभी देश इस युद्ध में ट्रंप के खिलाफ रहे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नाटो सहयोगियों से ईरान मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन न मिलने से निराश हैं और दुखी भी हैं। नाटो के जो प्रमुख हैं मार्क रूट, उन्होंने कहा है कि ट्रंप को बताया गया कि कई यूरोपीय देशों ने लॉजिस्टिक्स और ओवरफ्लाइट और बेसिक जैसे तरीकों से सहयोग दिया और सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप ने नाटो सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि नाटो हमारे साथ तब भी नहीं था जब हमें जरूरत थी और आगे भी नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि ट्रंप नाटो से बाहर निकलने के मुद्दे पर भी सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं और इस पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। रूट ने कहा कि यूरोप के कई देशों ने ईरान की अराजक गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका के प्रयासों का समर्थन किया है, लेकिन अब ट्रंप का जो रिश्ता है वो नाटो से बिगड़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है वो है यूरेनियम को लेकर, यूरेनियम पर कंट्रोल। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो लड़ाई थी, जंग थी, वो इसी बात पर शुरू हुई थी कि यूरेनियम का गलत इस्तेमाल कर सकता है ईरान और परमाणु अटैक कर सकता है। इसलिए ट्रंप ने प्रीएम्प्टिव हमला किया, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने की प्लानिंग बना ली। इनफैक्ट ट्रूप्स को भेजने की तैयारी थी। खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को ईरान के यूरेनियम को लाने के लिए भेजा है, कब्जा करने के लिए, लेकिन ये प्लान भी उनका फेल हो गया। ईरान ने सीज फायर ही इसी शर्त पर किया है कि वो अपना यूरेनियम प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर सबसे पहले शर्त ही यही रखी है कि अमेरिका को ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम या फिर एनरिचमेंट राइट्स को मानना होगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने भी साफ कहा कि उनका देश यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। दुश्मन ईरान के इस प्रोग्राम को रोकने में सफल नहीं होगा। ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम है, जो कि पहाड़ियों के बीच में है और इसे अमेरिका चाहता था लेकिन हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि ईरान ने सीज फायर में शर्त ही रखी थी कि यूरेनियम पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे। जबकि इस युद्ध का एक सबसे बड़ा रीजन ही यूरेनियम था, क्योंकि ईरान के पास इतना यूरेनियम है जिससे बहुत ही आसानी से 12 से 13 न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं और ईरान इन्हें बनाकर अब अमेरिका के खिलाफ भी यूज कर सकता था। इसी बात का अमेरिका को डर था। चौथा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। इस युद्ध की लड़ाई परमाणु हमले की संभावना से हुई थी, लेकिन आखिर में आ गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आखिर में ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका लड़ गया, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईरान ने सबसे पहले अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को आने जाने से रोक दिया, उन पर बैन लगा दिया। इससे तेल की कीमतों ने आसमान छुआ, दुनिया भर में तेल की किल्लत हुई, एनर्जी क्राइसिस जैसी संभावना हुई और इसी को ट्रंप खुलवा भी नहीं पाए और ईरान ने टोल अलग से लगा दिया है। ईरान ने अपनी इसी जीत भी बता दिया है और उसके बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से इसको खोला नहीं गया है। कोई भी कंट्रोल अमेरिका के हाथ में नहीं है। अब ईरान ने नए रूल्स भी बना दिए हैं, जिससे जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो गई है। ईरान के नए नियम यानी कि नए प्रोटोकॉल के मुताबिक हर जहाज को ईरानी सशस्त्र बलों यानी कि IRGC से, सेपा नेवी से आधिकारिक अनुमति लेनी होगी। जहाजों को निर्धारित रूट और ईरानी नेवी के साथ समन्वय करना भी होगा और इसके लिए ईरान ने एक मैप भी जारी किया है कि कहां-कहां माइंस बिछी हुई है। इसके अलावा उन रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और बिना अनुमति गुजरने वाले जहाज को टारगेट और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान ने $2 बिलियन प्रति कंटेनर शिप और 1 बिलियन प्रति बैरल तेल वसूलने का भी प्रस्ताव रखा है और ये जो रकम है वो युद्ध में बमबारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस्तेमाल होगी और ये रकम युद्ध में बमबारी से हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर इस्तेमाल करी जाएगी और उसको ओमान के साथ शेयर भी किया जाएगा। अब इसके बाद ट्रैफिक सीमित हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, रोजाना केवल 10 से 12 जहाज और कल से आज तक का देखा जाए तो ट्रैफिक ऑल बट वैनिश्ड है। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत भी है, क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिरी और सबसे बड़ा ट्रंप का जो फेलियर है दोस्तों, वो है द ईरान रिजीम रिमेन्स इन कंट्रोल। अमेरिका इजराइल के हमलों के बावजूद भी ईरान का जो शासन है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। नेतृत्व संरचना बरकरार है, कोई भी तख्ता पलट या शासन पतन नहीं हुआ है। तेहरान आज भी अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ रहा है, अपनी नीतियां तय कर रहा है, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। करीब 40 से 50 ईरानी अधिकारी लीडर मारे गए। अयातुल्लाह अली खामनेई सुप्रीम लीडर, उन्हें मारा गया। अली लारिजानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी चीफ
सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्हें मारा गया। मोहम्मद पाकपूर, IRGC कमांडर इन चीफ, उन्हें मारा गया। माजिद खादेमी, IRGC इंटेलिजेंस चीफ, उन्हें मारा गया। और इसके अलावा असगर बकेरी, जो कि क्विड्स फोर्स अंडर कवर यूनिट हेड हैं, इसके अलावा 40 से भी ज्यादा अधिकारी मारे गए। लेकिन इसके बाद भी तेहरान कंट्रोल रहा। खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया सुप्रीम लीडर चुना। IRGC ने प्रक्रिया को और मजबूत किया और ट्रंप ने जो रिजीम चेंज की बात करी थी वो सब फेल हो गई। वेस्टर्न इंटेलिजेंस भी यही कह रहा है कि रिजीम इंटैक्ट बट डिग्रेडेड है, यानी कि सिर्फ लीडर बदल गए हैं, सिस्टम नहीं टूटा है और अभी भी ईरान अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ रहा है, ना कि ट्रंप के दबाव में। ये अमेरिका के 5 बड़े फेलियर्स थे, क्योंकि इस फेलियर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप इन्हीं 5 चीज़ों पर कंट्रोल करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ईरान में सब कुछ तबाह हो जाए, ईरान का रिजीम पलट जाए, ईरान में तख्ता पलट हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हो जाए, तेल पर कब्जा हो जाए और सबसे बड़ी बात यूरेनियम पर भी कब्जा चाह रहे थे। लेकिन अब ईरान जब अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है तो अमेरिका को 5 बहुत ही बड़े लॉस हो चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। शुक्रिया।